हेलो। आज की वीडियो में हम चंद्रमा से संबंधित एक योग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा दुर्योग नाम से फेमस है। असल में चंद्रमा को अगर हम समझें तो पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा जिसके पास अगर बल है तो वो चंद्रमा के पास है। सबसे अधिक अगर हम गणना करें तो सबसे अधिक नक्षत्रों के हिसाब से भी अगर चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास बल है तो वो चंद्रमा के पास है। चंद्रमा किसी भी योग को अप्लाई करवा सकता है और किसी भी योग को डिनाई करवा सकता है। और चंद्रमा के पास इतना बल है कि वो पूरे दशा पैटर्न को चेंज करके रख सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की लाइफ अगर 60 साल की है और उस 60 साल की दशा में उसकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, राजयोग हैं। आप समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा राजयोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, और चंद्रमा 1 डिग्री भी अगर आगे पीछे हो जाए व्यक्ति के जन्म के समय, तो उन पूरी दशा के पैटर्न को चेंज करके रख सकता है चंद्रमा। पूरी की पूरी अगर 60 साल का लाइफ टाइम है तो पूरी की पूरी दशा को चेंज कर देगा। मतलब व्यक्ति जब एंड में जाएगा तब कहीं हो सकता है उसकी अच्छी दशा आए, हो सकता है तब उसके योग कारक ग्रहों की दशा आए। तो चंद्रमा के पास सबसे ज़्यादा ताकत है सभी ग्रहों, मेरा मानना यह है कि सभी ग्रहों में से सबसे ज़्यादा अगर बल है तो वो चंद्रमा के पास है। अब चंद्रमा से संबंधित एक बहुत ही भयंकर, एक घातक दुर्योग बनता है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमद्रुम योग। असल में ये ज्योतिष शास्त्र में सबसे खराब योग कहा गया है। सबसे मतलब एक ऐसा योग जिससे व्यक्ति बहुत ही बड़ी डिप्रेशन में जा सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब कुछ ना करने का मन, और मनी के फ्लो को तोड़ता है। बहुत ही मतलब अमीर घर में भी जन्म हो व्यक्ति का तो भी वो बहुत ही जल्दी धीरे धीरे घट के गरीब हो सकता है। मतलब ऑल ओवर हर फील्ड में, हर चीज़ में उसे लॉस का सामना देखने को मिलेगा। प्रॉफिट का सामना उसे कहीं पर भी नहीं मिलेगा अगर ये योग घटित होता है, और बहुत भयंकर तरीके से घटित होता है कुंडली में। तो ये कुल मिलाकर लॉस को दिखाता है और ज़्यादातर मेंटल लॉस को दिखाता है। असल में महर्षियों का मत है इस योग में कि ये मनी के लॉस को भी दर्शाता है, और अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये असल में मेंटल लॉस को दिखाता है, बहुत ज़्यादा मेंटल लॉस को दिखाता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है इस चीज़ में, एक्सेप्शन बहुत सारे हैं इस चीज़ में, लेकिन असल में जिस प्रकार से अभी बताया गया है कि मतलब पुरानी पुस्तकों में कि ये मेंटल लॉस करता है और ये धन का लॉस करता है, पर इसमें एक एक्सेप्शन की बात ये भी है कि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर हैं, जितने भी बहुत फेमस इंसान हैं, जितने भी बहुत मतलब जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़े काम किए हैं, उनकी कुंडली में देखने को मिलेगा ये केमद्रुम योग। असल में इस योग में ये होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रमा किसी भी घर में बैठा, इन 12th हाउसेस में से कहीं पर भी अगर चंद्रमा है, कहीं पर भी 12 में से कहीं पर भी है, और उसके एक बैक पर और एक नेक्स्ट पर, एक बैक में और एक नेक्स्ट में अगर कोई भी प्लेनेट नहीं है, कोई भी प्लेनेट नहीं है वहाँ पे, तो ये कंडीशन बताती है कि इस कुंडली में केमद्रुम योग है। एक आगे और एक पीछे। असल में चंद्रमा एक मन है, बेसिकली मन है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं से विचारों को ग्रहण करना है। मतलब मन कहीं ना कहीं से विचारों को ग्रहण करता है, फिर उसे मतलब अंदर लेता है। पहले विचारों को ग्रहण करता है, फिर उसको यूटिलाइज करता है। अब चंद्रमा के एक आगे और एक पीछे, मतलब आगे ग्रह नहीं है तो किसी सिद्धांत को फॉलो नहीं कर सकता, किसी भी ग्रह के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर सकता, और पीछे भी ग्रह नहीं है तो कोई भी ग्रह उसे सिद्धांत नहीं दे सकता है। अब ये कंडीशन ये बताती है कि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह ना होने की वजह से, कोई भी प्लेनेट अगर वहाँ पे नहीं है, तो इस कंडीशन में चंद्रमा खाली हो जाता है। मतलब मन खाली हो जाता है। मन किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाता इस कंडीशन में। चंद्रमा के साथ या चंद्रमा की दृष्टि में कोई भी प्लेनेट का होना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा में किसी प्लेनेट की दृष्टि भी नहीं है तो वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जब व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण, अधूरा समझता है, और खासकर कि मन से, तब वो हजार की भीड़ में भी खड़ा होकर बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग है, लोनलीनेस की फीलिंग है ये। इस कंडीशन में व्यक्ति बहुत भयंकर डिप्रेशन में जा सकता है, बहुत भयंकर लोनलीनेस का शिकार हो सकता है। ये सबसे मतलब ऐसी भयंकर स्टेट है माइंड की, सबसे अगर भयंकर स्टेट बोलें तो ये केमद्रुम योग है। असल में इसके डीप, इसके कोर को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग है क्या, असल में एक्चुअल ये योग क्या कहना चाहता है। जैसे केमद्रुम, तो ये कि संस्कृत वर्ड है, और इसका अगर 2 खंडों में विभाजित करें तो केमू, केमू मतलब एक ऐसा फल विच कैन नॉट बी यूटिलाइज, मतलब जैसे खाया ना जा सके, एक ऐसा फल जो जहरीला है। और द्रुम मतलब होता है ट्री, पेड़, मतलब ऐसा प्लेनेट जो जो किसी काम का नहीं है, जो जहरीला बन चुका है।
अब इस कंडीशन में चंद्रमा के पास नेक्स्ट और पीछे कोई प्लेनेट ना होने की वजह से वो एक जहरीले तरीके से प्रभाव करने लगता है। अब चंद्रमा अगर केमद्रुम योग बनता है कुंडली में, तो चाहे कुंडली में कितने अच्छे राजयोग हों, कितने अच्छे अच्छे योग हों, कितने ही अच्छे महापुरुष योग हों, सारे निरर्थक होते हैं, बेकार होते हैं। वो कोई योग अप्लाई नहीं होते। असल में योगों को अप्लाई करने की परमिशन चंद्रमा के पास बस होती है। योगों को अप्लाई करवाना चंद्रमा के हाथों में होता है। अगर मन किसी योग को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता तो वो योग किसी काम का नहीं है। इस कंडीशन में कितने ही अच्छे राजयोग हों कुंडली में, कितनी अच्छी कुंडली हो, अगर लग्न और चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, डैमेज हैं, तो उस कुंडली में कितने ही अच्छे योग हों वो बेकार होते हैं। अब इस कंडीशन में चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कितनी बुरी तरीके से अफेक्टेड है। हालांकि इस दुर्योग को भंग भी होता है। असल में ये दुर्योग मतलब दूसरे फॉर्म पर हो सकता है, पूरा भंग नहीं होता है, पर पूरा भंग नहीं होता है, कुछ परसेंट मतलब इसमें कमी देखी जा सकती है। जैसे चंद्रमा के अगर आगे और पीछे कोई प्लेनेट नहीं भी है, फिर भी अगर कुछ अच्छे प्लेनेट की इस पर आस्पेक्ट है या कुछ अच्छे प्लेनेट इसके साथ बैठे हैं, जैसे मान लीजिए गुरु, शुक्र, बुध, ये काफी शुभ ग्रह हैं। जैसे गुरु शुभ ग्रहों की अपेक्षा में सबसे आगे है, उसके बाद शुक्र है और फिर उसके बाद ऐसे ही सीरीज से बुध है। मतलब ये 3 शुभ प्लेनेट कहीं से भी अपनी किसी भी दृष्टि से, गुरु अपनी 5वीं या 9वीं दृष्टि से या 7वीं दृष्टि से, शुक्र डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से देख सकता है और बुध भी डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से देख सकता है। चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, अगर इन प्लेनेट ये तीनों या फिर तीनों में से एक कोई भी अगर चंद्रमा पर दृष्टि डालता है तो ये योग भंग होने के चांस होते हैं। ये योग भंग भी हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है, पर मतलब कुछ परसेंट उसमें गिरावट आ सकती है। कोई भी मतलब कम से कम कोई अगर प्लेनेट इस पर आस्पेक्ट दे, दृष्टि दे, तो इसके अधूरेपन को, चंद्रमा के अधूरेपन को, खालीपन को पूरा करने में बहुत बहुत बड़ी मदद होती है। गुरु की दृष्टि होना बहुत जरूरी है। गुरु अकेला पूरे चंद्रमा को संभाल सकता है और असल में इसे एक गजकेसरी योग भी बनता है। गुरु अगर चंद्रमा पर दृष्टि डालता है या साथ में बैठता है, इन 3 प्लेनेट में से अगर कोई भी चंद्रमा के साथ बैठता है या दृष्टि भी डालता है तो कहीं ना कहीं इस योग में भंग होने के चांस होते हैं। अब एक इसमें कॉन्स्पिरेसी है। अब इसमें एक और एक्सेप्शन है कि अगर चंद्रमा असेंडेंट पहले घर में बैठता है और अगर उच्च का होकर बैठता है और डिग्री वाइज भी मजबूत है तो ये योग भंग होने के चांस होते हैं। अब इस कंडीशन में ये भी देखा जा सकता है कि चंद्रमा से 3rd हाउस में, तीसरे घर में मतलब कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं। चंद्रमा से तीसरे घर में कौन से प्लेनेट की राशि है। अगर व्यक्ति वो प्लेनेट के हिसाब से काम करता है तब उसे चंद्रमा के नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब एक ऐसी कंडीशन है, मन की एक ऐसी स्टेट है जहां पर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। पर अगर व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट कर ले और इसे अपना पावर बना ले इस बात को, मतलब 2 कंडीशन हो सकती है। एक व्यक्ति को जरूरत ही नहीं है किसी व्यक्ति की, मतलब वो कोई संगति नहीं चाहता है, उसे अपने फ्रेंड सर्कल से मतलब नहीं है, किसी से भी मतलब नहीं है। एक वो व्यक्ति है जो अपने टारगेट पर ध्यान देता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे फ्रेंड ही नहीं मिलते, कोई नहीं मिलता, मतलब वो एक अपने आप से अकेला है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो संगति में नहीं होना चाहता। तो दोनों ही डिफरेंट टाइप की स्टेट हैं। दोनों कंडीशन में एक ही बात है, मतलब एक व्यक्ति अकेला रहना चाहता है और एक व्यक्ति रहना तो चाहता है किसी के साथ, पर वो उसे जबरन अकेला रहना पड़ रहा है। अब सबसे अच्छी कंडीशन ये हो सकती है कि व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा, इस बात को एक्सेप्ट कर ले और वो अपने टारगेट पर लग जाए। यही सबसे बड़ा रूट कॉज है। अगर इस बात को समझें कि वही व्यक्ति सबसे बड़ा मतलब मेंटल तौर पर स्थायी रहता है, वही व्यक्ति मतलब सबसे आगे जाता है जो अकेला रहता है, जो अपने टारगेट पर ध्यान देता है, जो अपने आप में इंट्रोवर्ट रहता है, अपने हिसाब से चलता है, वो व्यक्ति बहुत आगे तक जा सकता है। अगर मेरे नजरिए से देखें तो ये केमद्रुम योग एक महायोग से कम नहीं है। व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट बस कर ले कि मुझे अकेले रहकर परमानंद मिल सकता है। एक मेडिटेशन के लिए भी अकेला रहना बहुत जरूरी है। व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट बस कर ले कि ये योग बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत जरूरी है, और इस योग को यूटिलाइज करे। अपने चंद्रमा अपने से 3rd तीसरे प्लेनेट पर ध्यान दे या अपने से 3rd की राशि पर ध्यान दे और उसके वर्क्स को, उसके सारे जितने एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, उनको उतार ले अपने भीतर, उनमें लग जाए। जो भी मतलब अपने से 3rd, चंद्रमा से 3rd जो भी राशि पड़ती है उसके एट्रीब्यूट्स उतार ले अपने भीतर
जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मंगल की एरीज राशि पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, उसे सुख मिलने लगेगा। मतलब केमद्रुम योग कुल मिलाकर ये दर्शाता है दुख, मेंटल दुख। अपने से चंद्रमा से थर्ड में अगर जाए तो वहां पर कर्म भाव दिखता है, वहां पर साहस दिखता है, पराक्रम दिखता है। अगर उस प्लेनेट के हिसाब से, उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से वो अपने डेली के टाइम को मतलब उस जगह पर यूटिलाइज करे, तब यहाँ पर चांस होते हैं कि चंद्रमा कहीं ना कहीं बेटर होते जाएगा। और भी बहुत सारी ट्रेड है, कहीं ना कहीं से अगर किसी और प्लेनेट की दृष्टि पड़ती है, किसी भी प्लेनेट की पड़ जाए, ये तो यहाँ तो बात हुई शुभ ग्रहों की कि कहीं ना कहीं फोर्स दे सकते हैं चंद्रमा को, लेकिन अगर किसी भी प्लेनेट की, और मैं ज़्यादातर प्रेस्क्राइब ये करूँगा कि चंद्रमा पर कहीं से भी पापक ग्रहों की दृष्टि ना पड़े। खास करके अगर चंद्रमा केमद्रुम योग से पीड़ित है तो किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि ना पड़े तो और अच्छा है, नहीं तो ये योग बहुत भयंकर साबित हो सकता है, बहुत बहुत मेजर लेवल पर नुकसान कर सकता है व्यक्ति को। चंद्रमा के पास भी बल होना जरूरी है। और अगर चंद्रमा बलहीन है किसी भी प्रकार से, पक्ष बल से बलहीन है या चंद्रमा डिग्री बल से बलहीन है, तब भी यहाँ पर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित हुआ। मतलब चंद्रमा अगर पक्ष बल से कमजोर है तो एक पापी ग्रह की तरह ट्रीट करता है चंद्रमा। बेसिकली चंद्रमा का रूल यही है कि चंद्रमा अगर पक्ष बल से कमजोर है तो वो एक मेलेफिक प्लेनेट की तरह ट्रीट करता है, वो खुद एक पापक ग्रह बन जाता है। मतलब अगर व्यक्ति का जन्म अमावस के आसपास हुआ है तो समझ जाइए उसकी कुंडली में चंद्रमा ब्लैक एनर्जी है उसके। चंद्रमा डिग्री वाइज से भी कमजोर हो सकता है, और अगर पक्ष बल से कमजोर है तो कहीं ना कहीं वो एक पापक ग्रह की तरह मतलब छवि रखेगा कुंडली में। और इस योग में बहुत सारे और भी फैक्टर हो सकते हैं भंग होने के। अगर ये चंद्रमा लग्न में रहता है, उच्च का रहता है, या जुपिटर इस पर आस्पेक्ट देता है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये चंद्रमा भंग होने की कगार पर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और योग के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अगर कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।